नमस्कार दोस्तों, मैं राघव दीक्षित आपका अपने YouTube चैनल सक्सेविस्टा क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट की शुरुआत कर रहे हैं। मध्यकालीन भारत का प्रैक्टिस सेट है ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपके आगामी एग्जाम्स, चाहे वह रेलवे का आरआरबी ग्रुप डी हो अथवा आरआरबी एनटीपीसी हो या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो, इन सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट समान रूप से आपके लिए लाभकारी होगा। आज के प्रैक्टिस सेट में हम दोस्तों महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, इसी तरीके से दोस्तों सल्तनत को कवर करेंगे, मुगल को कवर करेंगे, फिर आधुनिक भारत के इतिहास को कवर करेंगे। तो आइए बिना समय बेकार किए शुरुआत करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करते जाइए। महमूद गजनबी कब गजनी की गद्दी पर बैठता था? तो दोस्तों महमूद गजनबी जो है गद्दी पर बैठता है 999 ईस्वी में। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। महमूद गजनबी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। याद रखिए, महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, महमूद गजनबी का पहला आक्रमण किनके विरुद्ध था? दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। महमूद गजनबी का पहला आक्रमण जो था जयपॉल के विरुद्ध था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी ने किस प्रसिद्ध मंदिर पर हमला किया था? दोस्तों आपको पता है गजनी के लुटेरे महमूद गजनबी ने भारत के गुजरात प्रांत के सोमनाथ मंदिर की अपार धन संपदा को लूट कर वह अपने देश ले जाता है। तो याद रखिए दोस्तों, 1025 में महमूद गजनबी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी का अंतिम आक्रमण किनके विरुद्ध था? तो दोस्तों महमूद गजनबी का अंतिम आक्रमण जो था सिंध और मुल्तान के जाटों के विरुद्ध था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी के दरबार में कौन प्रसिद्ध विद्वान नहीं था? इसमें नहीं पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखिए, फिरदौसी, फारूकी और अलवरूनी, ये तीनों के तीनों जो थे इसके महमूद गजनबी के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान थे। इसको याद रखना है। अमीर खुसरो जो थे, अमीर खुसरो इसके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान नहीं थे। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी के दरबार में निम्न में से कौन गणित व खगोल शास्त्र से संबंधित था? तो दोस्तों आपको पता है ये अलवरूनी जो था ये गणित और खगोल शास्त्र से संबंधित था। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों मोहम्मद गौरी से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है मोहम्मद गौरी से, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो दोस्तों मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने कहां पर आक्रमण किया था? तो 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने दोस्तों मुल्तान पर आक्रमण किया था। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1178 ईस्वी में किसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? 1178 ईस्वी में दोस्तों जो भीम द्वितीय थे, भीम द्वितीय के द्वारा मोहम्मद गौरी परास्त होता है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान अंतिम रूप से विजयी होते हैं और मोहम्मद गौरी परास्त हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी जीत हुई थी? हमने आपको बताया पृथ्वीराज चौहान इसमें विजयी होते हैं और मोहम्मद गौरी इसमें परास्त हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तराइन के द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध दोस्तों एक वर्ष के पश्चात 1192 ईस्वी में हुआ था। 1191 में प्रथम युद्ध होता है, 1192 में द्वितीय युद्ध होता है और 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। याद रखिए चंदावर का युद्ध। तराइन के दूसरे युद्ध में कौन विजयी रहा? तो तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान परास्त हो जाते हैं। भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई थी? भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना दोस्तों जो तराइन का दूसरा युद्ध था जिसमें पृथ्वीराज चौहान परास्त हो जाते हैं, इसी के बाद तुर्की सत्ता की स्थापना भारत में हो जाती है। चंदावर का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? दोस्तों 1194 ईस्वी में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध होता है। ये मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच होता है, जिसमें जयचंद परास्त हो जाता है।
चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था? तो दोस्तों चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को परास्त किया था। इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी की हत्या कब और किसने की थी? मोहम्मद गौरी की हत्या दोस्तों ये खोखरों ने की थी 1206 ईस्वी में। सल्तनत वंश की शुरुआत 1206 ईस्वी में होती है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक जो था पहले गुलाम वंश की स्थापना करता है। इस चीज को याद रखना है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर क्या अंकित था? तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर दोस्तों एक ओर उसने कलमा अंकित किया था, वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी जी अंकित थी। तो याद रखिए, एक ओर कलमा और दूसरी ओर लक्ष्मी जी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहम्मद गौरी की मृत्यु कहां हुई थी? तो दोस्तों मोहम्मद गौरी की मृत्यु जो हुई थी अफगानिस्तान में हुई थी। इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। अब दोस्तों शुरुआत होती है यहां से गुलाम वंश की। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश का प्रथम शासक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था। हम दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक किस तरीके से दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की शुरुआत करता है और उसके महत्वपूर्ण बिंदु, उसने कौन कौन सी इमारतों का निर्माण किया, उसे कौन कौन सी उपाधियां दी जाती थी, सारा का सारा डाटा हम दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न की फॉर्म में आपको देंगे। देखिए पहला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस वर्ष सुल्तान बना? तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में सुल्तान बनता है। गुलाम वंश की शुरुआत इसने की थी। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। लाहौर से ही यह शासन करता रहा। अगला प्रश्न है, लाख वक्स की उपाधि किसे दी जाती है? तो लाख वक्स की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को दी जाती है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस स्थान पर बनवाया गया था? अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में कराया था। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई थी? दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। इसका भी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस खेल के दौरान हुई थी? तो दोस्तों आपको पता है, चौगान पोलो खेलते समय वह घोड़े से गिर जाता है और घोड़े से गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। लाख वक्स की उपाधि भी याद रखिए दोस्तों, लाख वक्स की उपाधि जो दी जाती है वो इसी कुतुबुद्दीन ऐबक को दी जाती है। दोस्तों इसने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार की नींव रखता है, जिससे आगे चलकर इल्तुतमिश पूरा करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, दिल्ली की गद्दी पर 1210 ईस्वी में कौन बैठता है? तो दोस्तों दिल्ली की गद्दी पर 1210 ईस्वी में बैठता है इल्तुतमिश। इसे गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये इल्तुतमिश का गुलाम था और दिल्ली की गद्दी पे बैठने से पहले ये बदायूं का सूबेदार हुआ करता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस शासक के बगदाद के खलीफा की वैधता प्राप्त की थी? तो दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है, इल्तुतमिश जो था इसने बगदाद के खलीफा की वैधता प्राप्त की थी। 40 तुर्क सरदारों का दल तुर्कान ए चहलगानी, आप देखिए किसके द्वारा निर्मित किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीतल नामक सिक्के का प्रचलन किसके समय में हुआ? तो जीतल नामक सिक्के का प्रचलन दोस्तों इल्तुतमिश के समय हुआ। इसी ने दोस्तों आप देखेंगे तांबे का जीतल और चांदी का टंका इसी के द्वारा चलाए जाते हैं ये दो प्रसिद्ध सिक्के। दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो इल्तुतमिश की ही पुत्री थी दोस्तों ये रजिया बेगम। याद रखिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ था? रजिया सुल्तान का विवाह दोस्तों अल्तुनिया के साथ हुआ था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। रजिया की मृत्यु दोस्तों 1240 ईस्वी में हो जाती है। 1236 से लेके 1240 ईस्वी तक ये दिल्ली की शासिका रहती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बलबन किस वर्ष दिल्ली की गद्दी पर बैठता है? तो बलबन दोस्तों 1266 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी को संभालता है। दोस्तों जिस चालीसा दल की शुरुआत इल्तुतमिश करता है तुर्कान ए चहलगामी, उसी चालीसा दल का समाप्ति कर देता है बलबन। इसी ने दोस्तों लोहे और रक्त की नीति को अपनाया था। याद रखिए इसमें क्वेश्चन है, बलबन ने अपने विरोधियों की समाप्ति के लिए कौन सी नीति अपनाई? तो लोहे और रक्त की नीति अपनाई। ये देखिए दोस्तों, बलबन ने किस तुर्की संगठन को समाप्त किया था? तो इसने तुर्कान ए चहलगामी अर्थात चालीसा दल को समाप्त कर दिया। ये इल्तुतमिश के द्वारा निर्मित था। अगला प्रश्न है, बलबन ने कौन सी उपाधियां धारण की? तो दोस्तों बलबन ने
नियावत ए खुदाई और जिले इलाई। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नियावत ए खुदाई और जिले इलाई की उपाधियां धारण करता है। अगला प्रश्न है, बलबन ने किस त्योहार की शुरुआत की थी? तो दोस्तों ये पारसियों का त्योहार था दोस्तों, नौरोज। नौरोज की इसने शुरुआत की थी। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दरबार में सिजदा और पाबोस की शुरुआत किसने की थी? सिजदा और पाबोस की शुरुआत बलबन के ही द्वारा की गई थी। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। बलबन ने किस नए सैन्य विभाग की स्थापना की थी? तो दीवाने अर्ज ये जो था ये नया सैन्य विभाग था। और दोस्तों ये दीवाने को ही जो था ये कृषि विभाग था, लेकिन इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। बंगाल में बलबन के शासनकाल में किसने विद्रोह किया था? तो बंगाल में बलबन के शासनकाल में दोस्तों बुगरा खां जो था। बी ऑप्शन कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिए। बुगरा खां के द्वारा बलबन के समय में बंगाल में विद्रोह होता है। बलबन की मृत्यु कब हुई थी? बलबन की मृत्यु दोस्तों 1287 ईस्वी में हो जाती है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली के किस सुल्तान का उदय हुआ? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ये कैकुबाद की हत्या कर देता है और इसके बाद दिल्ली पर एक नवीन वंश की शुरुआत होती है, खिलजी वंश की शुरुआत। आगामी प्रैक्टिस सेट में हम खिलजी वंश को भी कवर करेंगे और बाकी के जो सल्तनत वंश के खिलजी वंश, तुगलक, सैयद और लोधी, इन सबको आगामी प्रैक्टिस सेट में आपके सामने लेकर आएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से सक्सेस विस्टा क्लासेस के प्रैक्टिस सेट को देखते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों सक्सेस विस्टा क्लासेस की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।